नमस्कार दोस्तों, आज आप होलिस्टिक हेल्थ के इस एपिसोड में जानेंगे कि एक बैलेंस डाइट का क्या महत्व है किसी भी इंसान पे, और ख़ासकर उन महिलाओं पर जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला के सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक कोई भी ऐसा अंग नहीं होता जो कि प्रभावित ना हो। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद महिला को अपने लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का। नहीं तो जो डिलीवरी के बाद उसकी इम्यूनिटी होती है, जो उसने झेला होता है पूरे 9 महीने, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की ताकत होती है, वो बहुत कम हो जाती है। अगर उसकी डाइट ठीक ना रहे, बैलेंस्ड ना रहे, तो वो इम्यूनिटी ठीक नहीं हो पाएगी और भविष्य में उसे बहुत ज़्यादा, भविष्य में और उस समय भी जब वो स्तनपान करा रही होती है, उस समय भी उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, कई बार मसूड़ों से खून आना और जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, हल्के फुल्के मौसम के बदलाव के में भी खांसी जुकाम हो जाना, अपने आप को बहुत ही ऐसी स्थिति में पाती हैं महिलाएं कि वो किसी भी डिसीजन को, किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने आप को कम कर पाती हैं दूसरों से, और हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं। तो इस चीज़ का सीधा जो रोल होता है यहाँ पे, वो होता है उसके खाने पीने में। तो चलिए हम देखते हैं कि खाने पीने में क्या क्या चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो खाना होता है हमारा, वो 7 महत्वपूर्ण तत्वों से बना होता है। अगर उसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर पर किस तरह से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो वे जो 7 चीज़ें हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो ये 7 चीज़ें इस प्रकार हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, फिर फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, मतलब फाइबर, जो खाने को ठोस बना के रखता है कि अच्छे से वो आंतों में निकलता रहे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं आखिरी 2 चीज़ों से, जो कि हैं पानी और फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। हम जानते हैं कि पानी एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ है, ऐसी नेमत है ऊपर वाले की, जो किसी भी चीज़ को घोलने में, डाइल्यूट करने में बहुत ही कारगर है। अगर शरीर में एसिडिटी बन जाती है, और वो जो खून में रहती है और कोई टॉक्सिन होता है, तो जितना भी पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो साफ़ करने में वो उतना ही मददगार रहेगा। कई बार क्या होता है, आप अपने बच्चे को लेके जाते हो डॉक्टर के पास और कहते हो कि बच्चे को गैस बनी हुई है, बल्कि बच्चा तो सिर्फ आपके दूध पर है। तो इसका मतलब आपसे जो दूध आ रहा है वही दूध बच्चे को जा रहा है और गैस बना रहा है। तो वो आपसे पूछता आपने क्या खाया था खाने में और क्या नहीं खाया था। तो जो मुख्य कारण इसका रहता है वो पानी रहता है। आपके खाने में पानी की कमी रहती है, इसीलिए एसिडिटी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और एसिडिटी फिर वो बच्चे को भी वही नुकसान करती है। तो कोशिश कीजिए हम पानी को इस तरह से लें कि पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा टॉप पे रखते हैं हम पानी को। तो हमें पानी को अपना लेवल बना के रखना है। हमें किसी चीज़ को, मटके को या किसी बोतल को भर के रख लेना है कि ये पूरे दिन में मेरे को इतना पानी फिनिश करना है, ख़त्म करना है। तो कोशिश कीजिए कि जब अगर आप पानी का दिल नहीं हो तो आप दूसरे सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं पानी के, जैसे कि जूसेस हो चुके हैं। मैं जूसेस की बात कर रहा हूँ, पैकिंग वाले जूसेस की नहीं जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। मैं उनका कतई समर्थक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश जूस बनवाएं, अपने घर पे निकालें। आपके पास अवेलेबिलिटी है तो, नहीं तो बाहर से बनवा सकते हैं, आप निकलवा सकते हैं। आप ले सकते हैं नारियल का पानी और शिकंजी ले सकते हैं। इस फॉर्म में आप पानी को ले सकते हैं। और चाय और इस तरह की कैफीन वाली चीज़ों को कोशिश कीजिए कम से कम लें, ना ही लें तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए। जब हम भोजन लेते हैं तो फाइबर ही हैं जो उसको थोड़ा सा अच्छे से आंतों के अंदर और पेट के अंदर आगे की तरफ लेके जाते हैं, जिससे हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं शरीर को लगते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसलिए जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। फाइबर में जितनी भी सलादें होती हैं वो सब फाइबर में आते हैं, जिसमें रेशेदार चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे गाजर, मूली और क्या नाम है, आप जानते हैं, खीरे वगैरह सब कुछ। तो ये सब चीज़ें लेने से बहुत फ़ायदा होता है। चलिए हम बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। तो जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसका बहुत सारा खून व्यर्थ हो जाता है डिलीवरी के दौरान, जो उसे दिखता भी हो और कुछ दिनों तक होता भी रहता है।
तो इस खून का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग मिलता है आयरन से, और आयरन का लॉस होने से बहुत नुकसान हो जाता है। आयरन एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाती है और सारे खाने को ताकत में परिवर्तित करती है। आपका आयरन लेवल कम हो और आप बहुत बढ़िया खाना खा भी रहे हो तो भी वो ताकत में तब्दील नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आयरन की कमी न होने दे शरीर में। तो अभी हम बात करते हैं आयरन कहाँ से मिल सकता है। आयरन आपको मिल सकता है दवाइयों से और आपके खाने पीने से। तो पहले हम खाने पीने को देखते हैं। खाने पीने में जो भी चीज़ हरी रंग की है, हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां जो भी होंगी, वो सभी आपको आयरन देगी। ये हो गया हमारे सब्जियों के बारे में। लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे पे खाना बनाने से लोहा अपना थोड़ा बहुत आयरन खाने में दे देता है, तो वहाँ से भी आपको आयरन की पूर्ति हो जाती है। और जैसे गुड़ चना हो गया, क्योंकि गुड़ भी लोहे के बड़े कढ़ाइयों में ही बनता है, तो गुड़ चना हो गया, तो इन सब चीज़ों से आपको आयरन की पूरी प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं दवाइयों की। जब भी हम दवाई लेते हैं आयरन की, तो हमें एक तो रोज़ाना लेनी होती है कम से कम 6 महीने के लिए। और कई बार जो गलती सबसे बड़ी कर देती है महिलाएं, वो ये होती है कि कैल्शियम की गोली के साथ आयरन ले लेती हैं, दूध के साथ आयरन की गोली ले लेती हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। आयरन की गोली को हमेशा खट्टी चीज़ों के साथ लेना है, खट्टे फ्रूट जूसेस के साथ लें या फिर पानी के साथ लें। इससे आयरन बहुत अच्छे से शरीर को लगेगा। नहीं तो अगर खट्टे जूसेस नहीं हैं तो सिंपल पानी के साथ ले लें, पर दूध के साथ कतई नहीं लेना। इसके 1 से 1.5 घंटे का गैप रखें आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली में, या दूध से बनी कोई चीज़ में। या इस तरह से कर सकते हैं आप कि सुबह आयरन की गोली ले ली और रात को कैल्शियम ले लिया। करते हैं वसा के बारे में। वसा बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी शरीर के लिए, इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने पहले गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। तो वे बहुत जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसे गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की जो ज़्यादा, उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर खाएं तो वो जहर का काम करती है। यही कारण है कई बार महिलाएं डिलीवरी के बाद अपना उनका मोटापा बढ़ जाता है, और वो कारण कई बार मैंने सुना है कई मरीजों से कि भाई उनकी क्या नाम है, डिलीवरी के बाद जो ग्लूकोज था उससे उनका मोटापा बढ़ गया। ऐसा नहीं है, वो उनकी डाइट होती है। उनके सब्जी में भी घी होता है, उनकी रोटी पे भी घी होता है, उनकी चाय में भी घी होता है, उनके हर जगह लड्डुओं में भी घी, और वो घी इतना होता है कि शरीर की चर्बी जमनी शुरू हो जाती है और वो बहुत ही फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं वो, क्योंकि और जो खाती हैं वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेती हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी सीधा सीधा चर्बी बन के जम जाता है। तो सीधा सीधा खाने पीने का है रोल। अगर किसी महिला को एकदम से वजन बढ़ रहा है, अगर कोई थायराइड या और कोई ग्रोथ बीमारी ना हो, तो प्रोटीन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और हमारी मांसपेशियां बनाता है, और जो माएँ दूध पिला रही हैं उनके दूध की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इनके लिए हमें जो चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी हैं, तो खाने में पनीर लें, दूध या दूध से बनी कोई चीज़ लें, या फिर आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, उनमें भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। दालें लें। तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपकी थाली में होनी चाहिए प्रोटीन के लिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो ये सब चीज़ें ले सकती हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मांस में से मुर्गा, अंडा, मछली, किसी का भी मांस खा सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी फ़ायदे रहते हैं शरीर को। तो अब हम बात करते हैं अनाज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि बहुत जल्दी ताकत देते हैं, एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि जितना ही मोटा अनाज है, जैसे गेहूँ, चावल, रागी, ये बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं। जैसे कि अगर हम रोटी को चबाते रहें तो थोड़ी देर में मीठी लगनी शुरू हो जाती है, तो इससे हमें पता चलता है उसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में चीनी है, तो वो हमें एकदम से ताकत देती है। अगर हम सिर्फ रिफाइंड जितना भी आटा है, जैसे कि ब्रेड हो गया, बंस हो गए, ये सब अगर हम खाते रहेंगे तो ये हमारा शुगर लेवल इतना रेज करके रखेंगे कि हमें इससे थोड़ी परेशानी होनी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में, और तब भी। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए होना चाहिए मिक्स्ड आटा खाना चाहिए, या फिर एक ही आटे पर ज़्यादा निर्भरता ना रखें कि सिर्फ आप अनाज गेहूँ ही खाए जा रहे हैं या फिर चावल ले जा रहे हैं। इसकी बजाय आप मिक्स्ड आटा लें तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और बहुत देर तक एनर्जी मिलेगी। तो रिफाइंड ना लेके मोटा आटा पिसवाएं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने जब 7 तत्वों के बारे में बात कर लिया है, तो आपकी थाली कैसे दिखनी चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक तो आपकी थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए फल सब्जियों से, जैसे कि फल सब्जियों और अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि
सफ़ेद रंग हमें मिलता है दूध से, अंडे से, इसमें हमें प्रोटीन मिलता है बहुत ज़्यादा। हम पीले रंग की सब्जियां देख सकते हैं, दालें देख सकते हैं, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। तो पीला रंग हो गया, हमें बहुत प्रोटीन देता है। और हरी सब्जियां हमें आयरन देती हैं, तो हरी सब्जियां हमारी होनी चाहिए। तो पीला चीज़ हो, हरी चीज़ हो, सफ़ेद हो और लाल रंग के टमाटर और सलाद हों, तो अगर हमारी थाली रंग बिरंगी जितनी ज़्यादा दिखेगी तो उतनी ज़्यादा वो पौष्टिक रहेगी। तो हमें देखना है कि अनाज और वसा की मात्रा कम करके प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, और साथ में पीने के लिए आप दूध या छाछ ले सकते हैं। तो इस तरह की हमारी एक बैलेंस डाइट मिलेगी। और जो चीज़ें नहीं करने चाहिए वो ये हैं कि मदिरा का सेवन ना करें, ना ही स्मोकिंग करें, और कोशिश करें अगर आपके घर में कोई है तो उसे बाहर निकाल दें। आपके बच्चे पर और आपके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं उस टाइम पे जब आप दूध पिला रहे होते हो। तो कोशिश कीजिए कि और ऐसी कोई दवाई ना लें जो डॉक्टर की सलाह से ली गई हो। तो दवाई के रूप में आप पैरासीटामोल के ऊपर ना जाएं। अगर ओवर द काउंटर आप कुछ ले रहे हैं, ओवर द काउंटर का मतलब हुआ कि अपने से कोई दवाई ले रहे हैं, तो ऐसी ही दवाई लें जिसके बारे में डॉक्टर ने बता रखा हो कि ये आप बुखार में ये ले सकते हैं या दर्द में ये ले सकते हैं। ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि वो दवाइयाँ सीधे खून में जाके दूध में होते हुए आपके बच्चे तक पहुंच जाएंगी, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो दवाइयाँ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करें। तो कोई दवाई नहीं लेनी है और कोई दारू या फिर कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो हमने काफ़ी कुछ देखा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ एक सुंदर भविष्य के लिए, आपके और आपके बच्चे के लिए। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।